गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार सारे बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। हिंदी के लिए जो बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास में, सीटेट की क्लास के लिए, एक बार मैसेज करके मुझे बताइएगा। आप तक अगर ऑडियो वीडियो दोनों ठीक से पहुंच रहा है तो हम लोग आज की क्लास, हिंदी की जो हमारी लास्ट क्लास है सीटेट की परीक्षा के लिए, उसको कंडक्ट करेंगे। और उसमें हम लोग जो बचे हुए सिलेबस का पार्ट है, जिसमें कि मुख्य रूप से पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एक हिस्सा रहता है वाक्य संरचना का, वाक्यों के प्रकार वाला, उसको करेंगे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है स्वनिम और रूपिम के ऊपर, तो वो क्या कंसेप्ट्स हैं वो देख लेंगे। और उसके बाद संदेह का जो टॉपिक रहता है वो देख लेंगे, है ना। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सारे लोग, और एक मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए अगर क्लास आप तक पहुंच रही है। देखिएगा, तो हिंदी भाषा की क्लास में जो पिछली क्लास में हमने करा था उसमें हमने वाक्य रचना पढ़ा था, और वाक्य रचना के अंदर हमें जो पढ़ना है आज वो रह गया है एक तो सरल वाक्य के बारे में समझने के लिए। कभी कभार शायद पूछ दे, वैसे सीटेट की परीक्षा में चांस नहीं है पूछने का, बट फिर भी अगर पूछ दे तो हमें मालूम होना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। मिश्र वाक्य जरूर पूछा हुआ है पहले एक दो बार पैराग्राफ से उठा के, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कहने का मतलब। और संयुक्त वाक्य, ये तीन वाक्यों की परिभाषा क्या होती है और इनके उदाहरण एक एक दो दो लेके हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, तो ये जो तीनों प्रकार हैं वाक्य के, ये किस आधार पे हैं? ये इनकी बनावट या रचना के आधार पे हैं। बनावट या आप कह लीजिए संरचना के आधार पर बांटा गया है इनको। अर्थ के आधार पे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अलग अलग प्रकार के जो वाक्य हैं। सरल वाक्य में देखो क्या होता है, सरल वाक्य में ये होता है कि भाई जिस वाक्य में, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, जिस वाक्य में उद्देश्य एक या एक से अधिक हो, उद्देश्य एक या एक से अधिक हों, किंतु विधेय, विधेय का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था, क्रिया, जो क्रिया वाला पक्ष है, वर्ब वाला वो, है ना। किंतु विधेय एक ही हो, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। यानी जहां पे एक सरल बात कही गई हो, कोई भी एक बात कही गई हो, सरल वाक्य कहलाता है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे इसको कि जिस वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता, उद्देश्य का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो सब्जेक्ट से हो गया, कर्ता से हो गया, उद्देश्य यानी कर्ता एक या एक से अधिक हो, किंतु किंतु विधेय जो हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग सरल वाक्य कहेंगे, ठीक। अब इसी तरीके से देखो, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य के उदाहरण पहले ले लो, सरल वाक्य के उदाहरण देख लो पहले। जैसे सरल वाक्य का कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई, हमने कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ। अब ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया, क्योंकि आजाद होना एक क्रिया है यहाँ पे, और भारत क्या हो गया? एक उद्देश्य हो गया। इसी तरीके से दो उद्देश्य भी अगर होते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि अगर हमने कहा कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है कि क्रिया तो एक ही है कि भाई है, यही क्रिया है, यहाँ पे होना प्रदर्शित हो रहा है। जबकि उद्देश्य कितने हो गए? दो हो गए, भारत और पाकिस्तान, दो उद्देश्य हो गए, लेकिन क्रिया एक ही है। तो इसको भी हम सरल वाक्य के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हो कि भाई दोनों भाई तथा उनकी बहन घूमने के लिए शिमला गए।
यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखो कि उद्देश्य जो है हमारा क्या हो गया, दोनों भाई हो गया और उनकी बहन भी हो गया, यानी कि उद्देश्य हमारे जो है दो से अधिक हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे दो से अधिक हैं, जो शिमला जाने वाले लोग हैं वो दो से अधिक हैं, किंतु जाने की क्रिया जो है वो तो एक ही हो रही है, गए तो एक ही जगह सारे के सारे। तो इसको भी हम किस में रखेंगे, सरल वाक्य में। तो ये तीनों ही आप देखोगे किसके उदाहरण माने जाएंगे, सरल वाक्य के। और इस तरीके के जितने भी उदाहरण आएंगे उनको हम लोग क्या मानेंगे, सरल वाक्य, जहाँ पे कि एक ही वाक्य होगा, है ना। और उसके अंदर एक वाक्य होने की परिभाषा ये है कि भाई उसमें क्रिया एक ही प्रकार की होगी, एक ही क्रिया की बात कही गई होगी, एक ही एक्टिविटी होने की बात कही गई होगी। जबकि जो मिश्र वाक्य होते हैं, देखो मिश्र वाक्य में क्या होता है, अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा कि जब दो या अधिक उपवाक्य, दो या अधिक सब सेंटेंसेस या क्लॉजेज जिसको आप कहते हो, सो या दो या अधिक उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बने, एक वाक्य बने जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो, जिसमें एक क्या होगा देखो, मुख्य उपवाक्य हो, एक मुख्य उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों, अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जो जिसमें कि एक से अधिक उपवाक्य हैं और वो इस प्रकार से हैं कि भी कोई एक जो है वो मुख्य उपवाक्य है और बाकी सारे उसके ऊपर क्या है, आश्रित हैं, यानी डिपेंडेंट हैं। अन्य जो है वो आश्रित उपवाक्य होंगे इसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे। आई बात समझ में। तो देखो मिश्र वाक्य में क्या हो गया, मिश्र वाक्य का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मिश्र वाक्य का उदाहरण देखो, जैसे मैंने क्या बताया कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ध्यान रखना है, जितने भी शर्त बोधक वाक्य होते हैं, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने उससे कहा कि तुम आज वापस चले जाना। अब मान लीजिए यहाँ पे देखो क्या हो गया कि एक तो ये वाला उपवाक्य हो गया, मैंने उससे कहा, ये हो गया पहला, ये पहला उपवाक्य हो गया। दूसरा क्या हो गया, तुम आज वापस चले जाना, ये क्या हो गया, दूसरा उपवाक्य हो गया। और ये जो की आया ये क्या हो गया, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी कि योजक हो गया ये इसको जोड़ने वाला काम कर रहा है। ये योजक कह लीजिए इसको, या आप कनेक्टर कह लीजिए, या आप इसको जो है समुच्चय बोधक शब्द भी कह सकते हो, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है आपस में, है ना। समुच्चय बोधक भी कह सकते हो इसको, समुच्चय बोधक हो गया, यानी कि जोड़ने वाला शब्द हो गया, है ना, कनेक्ट कर रहा है, कंजंक्शन हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक उपवाक्य हो गया और दूसरा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। अब ये वाला उपवाक्य जो है, मैंने उससे कहा, ये क्या है, मुख्य उपवाक्य है। क्यों, क्योंकि दूसरे वाक्य को खाली अगर आप सुनोगे, मान लो अगर आप खाली इतना सुनो कि भाई तुम आज वापस चले जाना, तो आपको लगेगा कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि तुम आज वापस चले जाना। ठीक है, लास्ट का नहीं दिख रहा है, कहां नहीं दिख रहा है, अच्छा एक सेकेंड, अब सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया मिश्र वाक्य में कि मैंने उससे कहा कि तुम आज वापस चले जाना में, अगर मान लीजिए आप खाली इतना सुनते हो, अगर आप खाली दूसरा हिस्सा सुनते हो जो कि आश्रित उपवाक्य है,
तो आपको क्या लगेगा कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि तुम आज वापस चले जाना, लेकिन ये बात मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं। जैसे शीला कुमारी ने कहा कि भाई हमें नहीं दिख रहा पीछे का, तो मान लो अगर मैं शीला को ये पढ़ा रहा हूं, मैंने उससे कहा कि तुम आज वापस चले जाना, अगर उनको ये नहीं दिखाई दिया, खाली पीछे का दिखाई दिया तुम आज वापस चले जाना, तो उनको लगेगा कि मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई तुम आज वापस चले जाना। लेकिन यहाँ ये बात तो है नहीं, क्या बात है, मैंने उससे कहा, कोई और मिला था मुझे जिससे मैंने कहा कि तुम आज वापस चले जाना, तो यहाँ पे तुम किसके लिए आया है, उससे के लिए, जो भी एक्स वाई जेड होगा। मान लो ये उससे जो है एक्स है, तो मैंने उससे कहा यानी एक्स से कहा कि तुम आज वापस चले जाना, यानी कि कौन वापस चला जाएगा, एक्स आज वापस चला जाएगा। आई बात समझ में? तो हमें जब दूसरा उपवाक्य सुनाई देगा जो कि आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो अर्थ पूरा समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ निर्भर करता है किस पे, मुख्य उपवाक्य पे। तो जब किसी वाक्य के अंदर एक मुख्य मुख्य उपवाक्य हो और अन्य दूसरा या तीसरा या जितने भी जुड़े हों आपस में, वो सारे क्या हो, आश्रित उपवाक्य हों, स्वतंत्र न हो बल्कि डिपेंडेंट हो मुख्य उपवाक्य पे अपने अर्थ अभिव्यक्ति के लिए। जैसे कि यहाँ पे है कि फिर मैंने उससे कहा, जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हमें दूसरे जो वाक्य का मतलब है पूरा सही सही समझ में नहीं आएगा, उसका रेफरेंस समझ में नहीं आएगा। उसमें लगेगा कि भाई तुम आज वापस चले जाना, सर हमसे कह रहे हैं कि हम वापस चले जाएं, जबकि ऐसी बात तो है नहीं, मैंने तो उससे कहा है ये बात कि भाई तुम वापस चले जाना। तो ये उससे के लिए आया है ना। और ये जानने के लिए हमें पूरा वाक्य समझना पड़ेगा, पूरा वाक्य सुनना पड़ेगा, मुख्य उपवाक्य जरूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका मीनिंग। आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं, मिश्र उपवाक्य बोलेंगे। और इसके अलावा जितने भी शर्त बोधक वाक्य होते हैं, देखो जितने भी क्या होते हैं, शर्त बोधक वाक्य, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। जितने भी शर्त बोधक वाक्य होते हैं कि भाई तुम तब तक रुके रहना जब तक मैं ना आ जाऊं, तो जब मैं ना आ जाऊं से मतलब नहीं है, मतलब उसमें ज्यादा है किससे, कि तुम तब तक रुके रहना, कब, मतलब तुम तब तक रुके रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। तो तुम तब तक रुके रहना में अर्थ किसका छिपा हुआ है, मेरे आने तक का, है ना। तो मुख्य उपवाक्य क्या हो जाएगा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम छुपे रहना, तब तक तुम ये रुके रहना, है ना। तो अल्टीमेटली वहां पे भी क्या हो जाएगा कि तुम तब तक रुके रहने का अर्थ किस पर निर्भर करता है, जब तक मैं वापस न आ जाऊं वाले वाक्य पे। तो ऐसे जितने भी वाक्य होंगे जिसमें कि एक से अधिक उपवाक्य होंगे और एक होगा आपका मुख्य उपवाक्य, अन्य होंगे आश्रित उपवाक्य, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मिश्र उपवाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। और जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे वो इसी कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना है। जितने भी आपके शर्त बोधक वाक्य होंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो और एग्जांपल ले लो कि भाई अगर वह नहीं आया तो तुम बाजार चले जाना। देखो जैसे मान लीजिए मिश्र वाक्य का एक उदाहरण हम लें, अगर वह नहीं आया तो तुम बाजार चले जाना। अब यहां पे क्या दिख रहा है, देखो यहां पे अगर वह नहीं आया एक वाक्य हो गया उपवाक्य, और तुम बाजार चले जाना दूसरा हो गया। लेकिन तुम बाजार चले जाना किस पर डिपेंड करता है, उसके न आने पे। तो जब तक हमें इस वाले उपवाक्य का मतलब नहीं समझ आएगा, तो या जब तक हम ये नहीं सुनेंगे तब तक हम इसका सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसका सही अर्थ हमको तभी मिलेगा जबकि हमको ये बात भी पता हो कि अगर वह नहीं आया तो तुम बाजार चले जाना। अगर किसी ने इतना नहीं सुना, सिर्फ इतना सुना, तो बाजार चला जाएगा, जबकि वो आके बैठा रहेगा फिर भी बाजार ये चला जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है कि हम पूरा वाक्य सुने यहाँ पे, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य उपवाक्य बोलेंगे, मेन सब क्लॉज या मेन सब सेंटेंस मुख्य उपवाक्य होगा ये। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। डिपेंडेंट है ये, किस पर डिपेंड करता है ये, इसका मतलब पहले वाले के सुने जाने पे या पहले वाले के समझे जाने पे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको सरल और मिश्र वाक्य समझ आया। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है, देखो एक से अधिक उपवाक्य मिलकर इसको भी बनाएंगे, बट इसमें क्या होगा कि कोई डिपेंडेंट या कोई मुख्य नहीं होगा, सारे के सारे ही स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। मतलब कोई किसी पर निर्भर नहीं करेगा अपने अर्थ अभिव्यक्ति के लिए, उनको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य में हम देख लें, ये हो गया मित्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य को हम देखते हैं यहाँ पे, जब
दो या अधिक उपवाक्यों से मिलकर उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बने जिसमें जिसमें सभी उपवाक्य जिसमें सभी उपवाक्य स्वतंत्र हों स्वतंत्र हों तो उसे संयुक्त उपवाक्य कहेंगे। संयुक्त उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा कि एक से अधिक उपवाक्य मिलकर ही एक वाक्य बनाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे जो उपवाक्य होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसके उदाहरण अगर हम ले लें यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए हम लिखें नरेश दिल्ली नरेश दिल्ली गया या नरेश दिल्ली आया तथा उसने लाल किले का भ्रमण किया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है, नरेश दिल्ली आया एक वाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, उसने लाल किले का भ्रमण किया दूसरा हो गया। लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में स्वतंत्र हैं, इसमें कंडीशन जैसी कोई चीज नहीं है ना, कि भाई हम जब तक पहला नहीं सुनेंगे तब तक दूसरे का हमें सही अर्थ नहीं पता चलेगा। आई बात समझ में? उसने लाल किले का भ्रमण किया, एक बात हो गई, है ना। नरेश दिल्ली आया, दो बात हो गई। तो दोनों को मिलाकर हमने एक में जोड़ दिया, क्योंकि उसने हमने सर्वनाम नरेश के लिए प्रयोग किया है, तो इसकी वजह से हमने और से इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम संयुक्त उपवाक्य बोलेंगे दोनों को। ये भी संयुक्त उपवाक्य हो गया, और पहला जो है नरेश दिल्ली आया, ये भी संयुक्त उपवाक्य हो गया, मतलब स्वतंत्र उपवाक्य हो गए दोनों, और दोनों को मिलाकर जो एक वाक्य बना, इसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त उपवाक्य, संयुक्त वाक्य बोलेंगे, मतलब कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और इसके अंदर जो वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सारे के सारे स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा हम लिखें, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा भय रहित होती है और उसमें उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो इसमें भी आप देखोगे तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा भय रहित होती है, यहां तक एक उपवाक्य हो गया, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, दो उपवाक्य हो गया, बीच में और से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त उपवाक्य का उदाहरण कहलाएगा, है ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ये भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और इसके अंदर जो उपवाक्य हैं वो क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र उपवाक्य कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपको सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य का पहचान होना चाहिए, उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर पैराग्राफ में से उठा के किसी वाक्य को पूछे कि ये सरल है, मिश्र है या संयुक्त है, तो वो आप पहचान सको। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब एक बार थोड़ा सा संधि के ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं, मोटा मोटी, जितना हमारे लिए जरूरी है सीटेट के लिए। तो संधि देख लेते हैं, संधि क्या है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। आई बात समझ में?
तो संधि जानने की पहले सबसे पहले तो एक बारी हम लोग वर्णमाला देख लें। कई बारी वर्णमाला पे भी एक दो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो वर्णमाला क्या है वो देख लेते हैं। वर्णमाला में आप जानते हो कि हिंदी की वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन के रूप में। ठीक है, स्वर और व्यंजन कहा जाता है। स्वर में मुख्य रूप से आ जाते हैं, देखो, एक तो लघु स्वर और एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को ही बोलते हैं गुरु स्वर और लघु को ही बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व या लघु का मतलब हो गया छोटे वाले स्वर और दीर्घ या गुरु का मतलब हो गया बड़े वाले स्वर, है ना। अब लघु स्वर कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं, कई बारी अगर आपको पता करना है या जानना है, जरूरी है जानना, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा अ, ई, उ और री, ये चार क्या है, लघु स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे, अ के लिए आ, ई के लिए दीर्घ स्वर हो गया ई, उ के लिए हो गया उ। ठीक है, और उसके बाद री का छोटा रूप ही स्वीकार किया जाता है हिंदी की वर्णमाला में। संस्कृत में दोनों रूप होते थे, हिंदी में सिर्फ छोटे रूप को ही, लघु रूप को ही स्वीकार करते हैं, तो री हटा देंगे। इसके बाद जो भी बच गया ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या कहलाएगा, दीर्घ रूप कहलाएगा, है ना। तो आपको देखना है कि चार क्या हो गए हमारे, लघु स्वर हो गए, और दीर्घ कितने हो गए, 7। टोटल कितने हो गए, 11। ठीक, अब बच गए फिर भी कितने, 2। इनको बोलते हैं हम लोग अयोगवाह ध्वनियां। क्या बोलते हैं, अयोगवाह ध्वनियां। ठीक है, और अयोगवाह ध्वनियां कौन कौन सी हैं, 2 हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, 2 हैं इसमें भी। एक अनुस्वार है, एक को बोलेंगे अनुस्वार ध्वनि, एक को बोलेंगे विसर्ग ध्वनि। ये सब आप लोगों को पता है, बस खाली ब्रीफ करना है कि आप लोगों के दिमाग में रिवाइज हो जाए पूरा, है ना। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अंग जो ध्वनि है वो अनुस्वार कहलाती है और अह जो ध्वनि है वो विसर्ग कहलाती है। इस तरीके से लिखेंगे उसको। इनको मूल स्वरों में नहीं गिना जाता क्योंकि अ के ऊपर ही मॉडिफिकेशंस हैं ये, इसलिए मूल स्वरों में इसको नहीं रखते, इसको हम अलग से अयोगवाह ध्वनियों के रूप में रखते हैं। क्लियर हुई बात, तो इसको भी नोट कर लीजिए एक बार को पहले। अब आपको कितने मिल गए, देखो 11 प्लस 2, 11 प्लस 2, अब ये 2 तो ये हो गए, प्लस 11 पहले से थे, टोटल कितने हो गए, 13 तो स्वर हो गए आपके। कायदे से मोटा मोटी अगर हम बात करें, मूल स्वर कितने होते हैं पूछेगा तो हम उसमें 10 लेके चलेंगे दिमाग में, क्योंकि अ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 10 स्वर मूल रूप से माने गए हैं। री और जो है अंग अह को मूल स्वर नहीं माना जाता क्योंकि री जो है वो र में ई की मात्रा जोड़ने से भी उसका साउंड आ जाता है, इसलिए भी उसको मूल स्वर के रूप में नहीं गिना जाता है हिंदी वर्णमाला में। और अंग और अह ये दोनों अ के ऊपर मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसलिए भी इनको मूल स्वर नहीं गिनते। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे बच्चों की विद्यालय की वर्णमाला तो उसमें 13 अक्षर आपको मिलेंगे, तो इस तरीके से टोटल 13 बनेंगे। ये सब क्वेश्चन आपसे अभी नहीं पूछेगा, केवीएस वगैरह में पूछेगा, तो उसमें हम फिर से इसको डिटेल में और डिस्कस करके पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा है कि मूल स्वर 10 हैं और 13 वैसे हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत में इसको जो है अलग से ही पढ़ते हैं, अयोगवाह ध्वनियों के नाम पे ही पढ़ते हैं, स्वर के अंदर नहीं पढ़ते हैं। वहां पे 3 प्रकार की ध्वनियां बताई जाती हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियां। यहाँ पे अयोगवाह ध्वनियों को हम लोग स्वर के अंदर ही रख रहे हैं। उसमें एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। अनुस्वार में अंग वाली आ जाएगी चीज, जिसमें अ के ऊपर बिंदु होता है। अ के ऊपर का मतलब किसी भी व्यंजन के ऊपर हो सकता है जिसमें अ जुड़ जाएगा, जैसे क है तो कंग हो जाएगा, है ना। न है तो नन हो जाएगा, नंद, जैसे नंद आप लिखते हो तो नंद जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, नंद, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी अनुस्वार ध्वनि है ना। आई बात समझ में, यहाँ पे भी अनुस्वार ध्वनि मानी जाएगी, नंद। बस इस अनुस्वार का उच्चारण क्या हो जाएगा, इस वाले वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में या इस वाले वर्ग के न वाले वर्ग के जो अनुनासिक व्यंजन होगा उसमें होगा। तो न का अनुनासिक क्या होता है, न ही होता है ना। त, थ, द, ध, न, त वर्ग का ये न अक्षर है जो 5वां ही है, तो इस वर्ग का कोई भी होगा तो यहाँ पे उसके बाद आने के बाद ये उसके 5वें अक्षर यानी कि अनुनासिक के रूप में उच्चारण किया जाएगा इसका। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, नंद हो जाएगा। और अह का भी देखोगे आप तो जैसे प्रायः हम लिखते हैं, तो प्रायः लिखा तो य के अंदर ही अ शामिल हो गया, यहाँ पे न के अंदर अ शामिल हो गया।
उसके ऊपर बिंदु आ गई, इसके सामने दो बिंदु आ गए। प्रायः हो गया, अतः हो गया, है ना। इन सब में आप देखोगे विसर्ग का प्रयोग किया गया है। और इन सब की आपको पता ही है मात्राएं होती हैं। इनके लिए खड़ी पाई की मात्रा आती है खाली, इसके लिए छोटी ई की मात्रा ये हो जाएगी, इसके लिए छोटे ऊ की मात्रा ये है। री के लिए आप जानते हो कि भाई कोई भी होगा उसके नीचे इस तरीके से करेंगे, है ना। कोई भी व्यंजन होगा उसके नीचे हम ये मात्रा लगाएंगे तो री बन जाएगा। आपको पता है कि भाई एक खड़ी पाई में व्यंजन होगा, एक खड़ी पाई और जुड़ जाएगी वहां पे, ठीक है। अ में तो क्या होगा, व्यंजन ही होगा। बड़ी ई की मात्रा आपको पता है इस तरफ से आ जाएगा, ठीक है। ये मात्राएं हैं इनकी। बड़े ऊ की मात्रा आपको ये मालूम है। ए की मात्रा क्या होती है, ऊपर एक जो है हम बनाएंगे एरो। ए की मात्रा में दो हो जाएंगे, ओ की मात्रा में एक खड़ी पाई और एक ऊपर जो है एरो हो जाएगी, और औ की मात्रा में दो खड़ी पाई आ वाली और दो मात्राएं ऊपर हो जाएंगी। इस तरीके से इसके संकेत हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्वर के बारे में। अब आपके लघु स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, और अयोगवाह ध्वनियों में अनुस्वार क्या है, व्यंजन क्या है, इनके चिन्ह क्या है लिपि के अंदर। भाषा और लिपि आपको पता है कि भाई हिंदी क्या है, भाषा है, और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, भाषा के रूप में अगर हम देखेंगे, देखो तो भाषा क्या है हमारी, हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं। और इसकी लिपि यानी कि संकेत इसके किस में है, लिखा किस में जाता है, ये देवनागरी में, देवनागरी में, है ना। तो लिपि का मतलब होता है लिखित संकेत जो होते हैं उसको हम लिपि बोलते हैं, जिसमें लिखी जाएगी भाषा। लिखित संकेत का जो संकलन होगा वो लिपि होगा, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का हम अनुसरण कर रहे हैं, और भाषा हमारी क्या है, हिंदी है। और देवनागरी लिपि एक भाषा की होगी जरूरी नहीं है, और भी भाषाओं की हो सकती है। तो सारी भाषाएं एक लिपि में भी लिखी जा सकती हैं, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। तो आपको समझना है कि भाई एक लिपि का प्रयोग कई भाषाओं के लिए किया जा सकता है। एक लिपि का प्रयोग कई भाषाओं के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि भाषा साउंड के लेवल पे होती है, और साउंड सारे भाषाओं के सेम होते हैं, है ना। एक लिपि का प्रयोग कई भाषाओं के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई अमेरिका का कुत्ता भौंकेगा तो उसकी एक्सेंट जो है वो बराक ओबामा से मिलेगी, और इंडिया का कुत्ता भौंकेगा तो उसकी जो आवाज होगी वो शाहरुख खान से मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। दोनों के भौंकने की आवाज सुनने में एक जैसी ही होगी। शब्द उसको हम अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पे हम भौंकना बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको बार्किंग बोल सकते हैं, ठीक है। शब्द जब हम बनाएंगे तो वो हम अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन साउंड के लेवल पे सेम होगा। बिजली कड़केगी तो वहां भी वैसे ही आवाज होगी जैसी यहाँ होगी। पटाखे बजेंगे तो वहां भी वैसी ही आवाज होगी जैसे यहाँ होगी। दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करेगा तो सेम आवाज होगी वहां भी, यहाँ भी। अगर दरवाजा लकड़ी का है तो, लोहे का है तो लोहे वाली आवाज होगी सेम। ये है मतलब कहने का, है ना। थाली के ऊपर कोई चम्मच पीटेगा तो दोनों जगह सेम आवाज होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आवाज उसकी जो है अलग म्यूजिकल बन जाएगी, वहां पे जो आवाज होगी वो कानों के ऊपर ये लगे नहीं लगेगी, एक ही होगी। तो साउंड के लेवल पे सारी भाषाएं एक होती हैं, इसीलिए सभी भाषाओं को भी एक लिपि में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि भारत में ही देखोगे तो मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। एक बात ये भी आपको नोट कर लेना है अपने डायरी में, नोटबुक में, जहां भी आप लिख रहे हो। इस पे भी पेडागोजी के अंदर सवाल आते हैं। हालांकि मैंने पेडागोजी वाली क्लास पढ़ाई है तो उसमें जरूर होगा ये डिस्कशन, फिर भी। अब देखो व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन में आपको पता है कि टोटल अक्षर जो हैं हमारे यहाँ हिंदी वर्णमाला में, अक्षरों की मैं बात कर रहा हूँ, साउंड्स की नहीं। अक्षर कितने हैं, 52 हैं। तो 13 तो यहाँ पे हो गए, बच कितने गए। टोटल अक्षर की अगर मैं बात करूं, लेटर्स की बात करूं, अक्षर टोटल कितने हैं हिंदी में, 52 हैं। 52 में से हमने स्वर कितने, 13 माइनस कर दिए। स्वर में टोटल हमने कितने माइनस कर दिए, 13। तो बचे कितने आपके, 39। तो ये 39 क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे, कंसोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक। अब ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो व्यंजन जब हम देखेंगे तो व्यंजन में लिख लीजिए पहले, क व्यंजन है, क के साथ फिर ये ख, ग, घ और ङ। इन सबके नीचे हलंत का मतलब होता है कि व्यंजन जो होते हैं वो अधूरे होते हैं जब तक कि उसमें स्वर न लगे।
तो एक चीज ध्यान यहाँ पे ये भी रखिए कि व्यंजन जो होते हैं ध्वनियां, ये परतंत्र ध्वनियां होती हैं। परतंत्र का मतलब निर्भर, परतंत्र का मतलब क्या हो गया, निर्भर ध्वनियां होती हैं। ठीक है, किस पर निर्भर होती हैं? तो दूसरी बात इसमें ध्यान रखिए, स्वरों पर निर्भर होती हैं। और होती क्या है, ये अपूर्ण होती हैं। निर्भर होने का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी के ऊपर जो निर्भर है वो पूरा तो है नहीं अपने आप में, अपूर्ण होती हैं। इसीलिए इनके लिखने का भी, उच्चारण का भी जो तरीके से आप देखोगे तो इनका उच्चारण जो होगा, उच्चारण भी इनका अधूरा होगा और इनके लिपि संकेत भी अधूरे होंगे। लिपि संकेत जो होंगे, लिखने के जो संकेत होंगे वो भी, और बोलने का जो उच्चारण होगा वो भी। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मैंने लिखा कार्य, तो यहाँ पे जो र है, यहाँ पे जो र है वो क्या है, र का आधा उच्चारण होगा, र का अपूर्ण उच्चारण किया जाएगा। यहाँ पे पूरा उच्चारण नहीं होगा स्वर की तरह, है ना। र का यहाँ पे आप देखोगे, र पे आपका विराम नहीं मिलेगा आपको। तो र का अपूर्ण उच्चारण का मतलब कि बिना विराम के, बिना आराम के, बिना सांस लिए बोलना पड़ेगा। कार्य, है ना, आपको बोलना पड़ेगा कार्य। यहीं पे अगर आप संकेत की बात करेंगे तो संकेत भी देखो, इस र वाले का क्या हुआ, हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है पूरा, ये गलत हो जाएगा। सही लिखने का तरीका क्या है, या तो हम हलंत के साथ लिखते, और हलंत के साथ लिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसीलिए इसके लिए लिपि संकेत का प्रयोग कर दिया गया, ये वाला। तो ये करेक्ट हो गया, है ना, और ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इस तरीके से लिखने की परंपरा नहीं है, इसलिए हम लोग लिपि संकेत का प्रयोग करते हैं। ये नहीं लिख सकते हम, क्यों? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, केवल और केवल व्यंजन है। ठीक, इसी तरीके से जैसे देखो सत्य है, हमने लिखा सत्य, अब यहाँ पे अपूर्ण व्यंजन क्या है, त। इसको या तो ऐसे लिखा जाएगा, या तो हम इसको आधा त के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और ये स जो है पूर्ण क्यों है, क्योंकि देखो ये भी पहले व्यंजन ही था, अपूर्ण था, लेकिन इसमें अ जुड़ चुका है। अ जुड़ जाने के बाद ये पूरा स हो गया, है ना, इसीलिए इसके नीचे का हलंत हट गया। यह इसी तरीके से है, क्योंकि यह हलंत था लेकिन उसमें भी अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरा य बन गया और ये पूरा स बन गया, इसलिए इनका पूरा उच्चारण होगा स और य, है ना। स त्य, य पे भी रुक रहे हैं, स पे भी रुक रहे हैं, त पे नहीं रुक रहे हैं। तो त क्या है, यहाँ पे अधूरा व्यंजन है ना, इसमें स्वर का समर्थन नहीं है, स्वर का सपोर्ट नहीं है, या सब स्वर का समर्थन नहीं है, इसको स्वर का समर्थन न होने की वजह से, है ना, नहीं है इसमें, इसको स्वर का समर्थन नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण है। इसीलिए ये क्या है, अपूर्ण व्यंजन मात्र है। ये पूर्ण व्यंजन तब बनेगा जब इसमें स्वर मिलेगा। क्लियर हो गया होगा ये, आई थिंक। और स्वर जो होती हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वरों की अगर बात की जाए तो स्वर जो होती हैं ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होती हैं अपने उच्चारण या लेखन के लिए। लेखन में आप इनके संकेत देख ही रहे हो कि पूरे पूरे संकेत हैं इनके, मात्राएं भी हैं इनकी, है ना, स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं ये। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं है, जिस भी व्यंजन के साथ ये मिलेंगी अपना उच्चारण उसमें शामिल कर लेंगी, लेकिन व्यंजन इनके साथ मिलकर वो काम नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, क ख ग घ ङ हो गया, फिर इसी तरीके से च छ ज झ य, य हो गया, ठीक है, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। चूंकि हम व्यंजन लिख रहे हैं इसलिए हलंत लिख रहे हैं, जब इसको हम प्रयोग करेंगे, शब्द बनाएंगे, तो उसमें ये स्वर के साथ मिल मिल के पूरे होते चले जाएंगे, और जहां अधूरे रहेंगे वहां अधूरे ही रह जाएंगे। जैसे ये रहा, जैसे यहाँ पे र रहा, है ना, ये ध्यान रखना है। त थ द ध न हो गया, फिर प फ ब भ म, फिर य र ल व श ख स ह छ त
त्र ज्ञ, ये आपको पता है सारे। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है, देखो कितने हो गए ये आपके, 5 यहाँ हो गए, इस लाइन में 5 यहाँ हो गए 10, 5 यहाँ हो गए 15, 5 यहाँ हो गए 20, ठीक है, 5 ये हो गए 25 और 4 ये हो गए 29, 4 ये हो गए 33 और 3 हो गए ये 37, 37 ही हुए, 39 चाहिए थे तो बच गए 2। वो 2 कहाँ से निकलते हैं, देखो एक तो इससे बनता है, इस ड का प्रयोग करके अगर हम देखेंगे तो इस ड से एक और व्यंजन बनेगा, क्या होता है वो, ड़ बोलते हैं उसको। ड के नीचे जब हम बिंदु लगा देते हैं और ढ के नीचे बिंदु लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ढ़। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, सड़क, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ना, पढ़ना। उच्चारण में अंतर आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ड में और ढ में। अब हरियाणा वगैरह में जैसे बच्चे क्या करते हैं कि भाई ढ को और ढ को दोनों को ढ ही बोलते हैं, पढ़ना, पढ़ना, है ना, लेकिन वो गलत है। सड़क, सड़क को सड़क बोलेंगे तो गलत है, वो सड़क बोलना पड़ेगा। पढ़ना को पढ़ना नहीं बोल सकते हैं, पढ़ना बोलना पड़ेगा। दोनों अलग साउंड्स हैं वो, इसीलिए उनको 2 गिनना पड़ेगा आपको, उनका संकेत भी अलग हो जाता है। ड के नीचे बिंदु लगा देंगे तो ड़ बन जाएगा, जैसे सड़क, जैसे दौड़, जैसे घोड़ा, ये तमाम सारे शब्द हैं। सड़क है, दौड़ है, दौड़ हो गई, सड़क हो गया या घोड़ा हो गया, ये सारे शब्द किससे बन रहे हैं, ड के नीचे बिंदु लगाने से, ड़ वाला ध्वनि आएगा इसमें। इसके साथ जैसे देखोगे तो पढ़ना हो गया, कढ़ी हो गया, कढ़ाई हो गया, है ना, ये सारे सारे शब्द बनेंगे। तो इस तरीके से आपके 2 ये भी जुड़ गए, 2 ये वाले आ गए, तो टोटल कितने हो गए आप देखो, 39 हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। कैसे हो गए, देखो यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, 25 प्लस हो गए आपके ये वाले 4 यरलव, 4 हो गए ये यरलव, और हो गए 4 आपके श स स ह, यानी कि 4 ये हो गए और 3 हो गए वो, और 2 हो गए ये लास्ट वाले। टोटल देख लो आप कितने होते हैं, 39 हो गए टोटल लेटर्स, 39 लेटर्स या अक्षर किसमें आ गए, व्यंजन में। ठीक, इसको भी लिख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा आप खाली जान लीजिए कि वर्गीय व्यंजनों के प्रकार समझ लीजिए, बाकी अघोष सघोष या उस तरीके के व्यंजन बहुत नहीं पूछता है हमसे, फिर भी जितना पूछता है उतना मैं आपको बता के चल रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसी में देखो, इधर देख लेते हैं, ये जो व्यंजन आपने लिखे इनमें 5 जो वर्गीय व्यंजन दिख रहे हैं आपको, 25 अक्षर, यानी 5 5 5 5 5 जो 5 बार आ रहा है, वो दरअसल क्या है, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। उनके उच्चारण का स्थान सेम होता है, एक वर्ग के 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान अलग है, दूसरे वर्ग का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, लेकिन एक वर्ग के 5 का सेम है, कहने का मतलब। तो वर्गीय व्यंजन इसलिए बनाए गए हैं वो, क्योंकि उनका एक वर्ग बन जाता है जिनका उच्चारण स्थान सेम होता है। तो जैसे देखो जैसे इनको हम बोलेंगे, मान लो कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन मतलब जो कंठ से बोले जाते हैं, कंठ मतलब गले से जो आवाज आती है, कंठ व्यंजन हो जाएंगे। तो क वर्ग के जो 5 अक्षर हैं, क ख ग और घ और ङ, ये क्या कहलाएंगे, कंठ व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो उच्चारण है वो कहाँ से है, उच्चारण स्थान इनका क्या है, गला है या कंठ है, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पे इनको हम इस तरीके से बांटते हैं। ठीक है, अब कंठ के बाद च छ ज झ ञ जो आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, देखो तालव्य व्यंजन या तालु से बोले जाने वाले, है ना, जिसमें तालु का प्रयोग होता है। तालु का मतलब दांत के ऊपर का जो हिस्सा होता है, तालु से जीभ टच होती है, फिर इनका साउंड आता है, जैसे च छ ज झ ञ, ऊपर वाले दांत के पीछे वाला हिस्सा टच होगा आपकी जीभ से, तब इनकी आवाज आएगी। तो इनको तालु वाले व्यंजन या तालव्य व्यंजन बोला जाता है।
च से लेके इया तक को, च छ ज झ और इया, ये 5 अक्षर इसके हो गए। तो 5 इसके हो गए, 5 ये हो गए। सारे वर्गीय व्यंजन जो आपने वहां लिखे थे वही हैं। तीसरा आ गया कौन सा, ट ठ। तो इसमें देखोगे जीभ आपके ऊपर जाके मुड़ेगी, ट ठ ड ढ, है ना, ण। तो इसमें क्या होता है, जीभ जो है ऊपर वाले तालू से जाके मुड़ती है, फिर आवाज उसमें निकलती है। मुड़ के एकदम से झटके से छूटती है जीभ, तब आवाज निकलती है। तो इनको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा वाले व्यंजन, है ना। मूर्धन्य व्यंजन बोलेंगे या मूर्धा वाले बोलेंगे। ट से लेके कहां तक, ड़ तक। ठीक है, इसमें 5 अक्षर आ जाएंगे, ये वाले ट वर्ग के जो 5 व्यंजन है। अब मूर्धन्य के बाद क्या आ गया, त थ द ध न। तो त थ द ध न अगर आप देखोगे तो त थ द ध न, इसमें जीभ आपकी आपके ऊपर वाले दांत के बिल्कुल पीछे टच होगी, दांत पे टच होगी एकदम। तो इसको बोलते हैं इसीलिए दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन यानी दांत के सहारे बोले जाने वाले जो व्यंजन है। तो त से लेके आप देखोगे न तक जो 5 अक्षर हैं, त थ द ध न, ये आपके दांत के पीछे जीभ टच होगी तब निकलेंगी आवाजें। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, दंत्य व्यंजन। इसके 5 हो गए और बच गया आपका प वाला वर्ग। तो प वर्ग के अंदर जो है उसमें आप देखोगे उसको प फ ब भ म उच्चारण जब आप करोगे तो आपकी दोनों जो होठ हैं वो आपस में टच होंगे, तब ये आवाज निकलेगी, तब ये साउंड से निकलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं इसीलिए, ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य का मतलब हो गया होंठ से बोले जाने वाले, ओष्ठ यानी कि होंठ, दोनों होंठ जो है आपस में छूते हैं फिर ये साउंड्स निकलते हैं। तो प से लेके कहां तक, ब तक जो 5 अक्षर हैं, ये पांचों अक्षर इसमें आ जाएंगे। तो ये जो 25 अक्षर आप देख रहे हो ना, इन 25 अक्षरों को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन मतलब जैसे क वर्ग, ख क वर्ग हो गया एक, एक च वर्ग हो गया, एक ट वर्ग हो गया, एक त वर्ग हो गया, एक प वर्ग हो गया। तो इनके पहले अक्षर से इनका वर्ग नामकरण हो जाता है। क वर्ग कंठे वाले हैं, च वर्ग तालव्य वाले हैं, ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है, त वर्ग दंत्य व्यंजन है, प वर्ग जो है वो ओष्ठ्य व्यंजन या होंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आप यहां समझ लीजिए व्यंजनों के प्रकार में। अब इसमें एक जो आपका यर लव दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या हो जाएगा, य र ल और व। कई बार इसको सीटेट की परीक्षा के हिसाब से अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन के रूप में भी पूछा हुआ है। हालांकि दोनों में अंतर है, मतलब इसमें से सारे अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन नहीं है, य और व है खाली, लेकिन आप यहाँ पे मोटा मोटी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन कहा जाता है, मतलब आधा स्वर है आधा व्यंजन है ये, क्योंकि इनका निर्माण जो है स्वर और व्यंजन मिलके होता है, इसीलिए य र ल व। ठीक, अब एक चीज और देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो ये 25 हो गए, 25 प्लस 4 कितने हो गए, 29 प्लस 4 33 प्लस 3 36 प्लस 2 38 ही हुए ना, 39 कहाँ हो गए, 38 हुए। और 39 जो है वो कौन सा है, स्र। स्र जो संयुक्त व्यंजन है उसको मिला के कितने हो जाएंगे, 39। तो ये ध्यान रखना है, स्र छूट रहा था आपका। तो स्र जो है उसको मिला के आपके 39 होंगे। 39 जो है 38 प्लस स्र जो संयुक्त व्यंजन है उसको मिला के। तो संयुक्त व्यंजन में आप देखेंगे 4 व्यंजन आ जाएंगे मुख्य रूप से। यहाँ पे 3 दिखते हैं, क्षत्र ज्ञ, एक चौथा है स्र। तो ध्यान रखेंगे इसको, क्ष हो गया क्षत्रिय वाला, त्र हो गया और ज्ञ हो गया, और क्या हो गया, स्र हो गया, श्रृंगार वगैरह जो हम बनाते हैं, श्रम हो गया, ये सारे है ना।
इसका साउंड जो होगा वो के एस एच होगा, छ। इसका त्र होगा, त और र का मिक्स आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ज्ञ, या इसको ज्य भी बोलते हैं, ज और इया का मिश्रण है ये। और स्र आपको पता है स और र का मिश्रण है। तो ये चार आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। चार क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चार हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। अब इसी में एक चीज देख लीजिए, बच गया आपका ड़ और ढ। उसको क्या कहेंगे, ड़ और ढ को बहुत डिटेल में ये पढ़ना हो तो बहुत डिटेल क्लास होती है इसकी, 2 क्लास कम से कम करता हूं मैं, लेकिन वो करूंगा डीएसएसबी और केवीएस वगैरह में। अभी पढ़ा के आपको डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सवाल पूछे नहीं जाएंगे आपसे। ठीक है, बहुत लोग यही पढ़ाते रहते हैं 3-4 क्लास, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये याद करना मुश्किल है, तो आपको लास्ट में पढ़ोगे तो याद रहेगा ज्यादातर दिमाग में। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा एक और चीज समझ लो, छोटा सा, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, है ना। ये किसके आधार पर है, ये प्राणवायु की मात्रा के आधार पर है कि भाई प्राणवायु कितनी खर्च हो रही है। प्राणवायु का मतलब कितनी मेहनत लग रही है आपको बोलने पे, है ना, कितनी मेहनत लग रही है आपको बोलने में, उसके आधार पर इसको अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन में भी बांटा जाता है। अलग अलग कैटेगराइजेशन है, स्वर भी इसमें आएंगे, व्यंजन भी आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अल्प प्राण में खाली इतना समझ लो कि जो वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम। पंचम का मतलब पांचवा, प्रथम का मतलब आपको पता ही है फर्स्ट, तृतीय का मतलब हो गया आपका थर्ड, है ना, अक्षर। ये अल्प प्राण कहे जाएंगे। और बच गए कौन से, तो वो बच गए दूसरे और चौथे। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे यानी द्वितीय व चौथे यानी कि चतुर्थ अक्षर जो हैं वो क्या कहे जाएंगे, महाप्राण कहे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो क वर्ग है तो क हो गया, तीसरा क्या है इसका ग हो गया, पांचवा क्या है इसका ङ हो गया, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। इसी तरीके से च में जाओगे तो च हो गया, ज हो गया और इ हो गया, ये क्या है, अल्प प्राण है। ट में जाओगे तो ट हो गया, ड हो गया, ण क्या हो गया, अल्प प्राण। ठीक है, इसी तरीके से त में जाओगे तो त, द और न क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। प में जाओगे तो प और ब और म अल्प प्राण हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और बाकी जो यहाँ पे देख रहे हो आप महाप्राण में, इसमें क्या हो जाएंगे, तो क वर्ग में जाओगे तो भाई दूसरा और चौथा क्या बनता है, ख और घ, ये हो गया। तो दूसरे में च वर्ग में जाओगे तो छ और झ, ये दो हो गए महाप्राण। ट वाले में जाओगे तो ठ हो गया और ढ हो गया, महाप्राण हो जाएंगे। इसी तरीके से न त वाले में जाओगे तो थ और ध महाप्राण हो जाएंगे। प वर्ग में जाओगे तो फ और भ महाप्राण हो जाएंगे। तो फिलहाल इतना समझ लो, ठीक। ये हो गए महाप्राण। अब अल्प प्राण महाप्राण के बाद आप देखो अघोष और सघोष, और भी इसमें आते हैं लेकिन उसमें ज्यादा अभी जाना नहीं आपको, है ना, पूछ नहीं रहा आपसे। अघोष और सघोष अगर आप देखेंगे इसी आधार पे, तो आप देखें अघोष और सघोष बोलते हैं बेसिकली घोषत्व की मात्रा, यानी कि घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब होता है आवाजों में होने वाले कंपन के आधार पर, या आवाजों में होने वाले जो साउंड्स हैं उनको, साउंड्स जब निकलेंगे, आवाज जब निकलेगी तो उस समय कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कितना कितना ध्वनि हो रही है, उसके आधार पे, है ना। तो इसमें एक हो जाता है आपका अघोष, दूसरा हो जाता है सघोष या घोष,
सघोष या घोष का एक ही मतलब है कि भाई यहाँ पे कंपन होगा, यहाँ पे कंपन नहीं होगा। जिसमें नहीं होगा वो कौन से हो जाएंगे? देखो, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे, प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, अक्षर। वर्ण का मतलब अक्षर है ना। और सघोष में क्या हो जाएगा आपका? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अघोष और सघोष। संयुक्त व्यंजन आपने देख ही लिया, अंतस्थ व्यंजन आपने देख ही लिया, अल्प प्राण महाप्राण देख लिया बेसिक, और सघोष और अघोष भी बेसिक देख लिया। अब एक जो बच गए थे आपके, देखो कौन से, ड़ और ढ़, जो दो मैंने बाद में बताए थे, ये आपके क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन, ध्यान रखिएगा इनका। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो क्या है? द्विगुण व्यंजन हो गया। एक रख लीजिए, अनुनासिक व्यंजन किसको कहेंगे? अनुनासिक, या इसी को कह देते हैं नासिक के व्यंजन, यानी नाक से बोले जाने वाली ध्वनियां जो हैं व्यंजन में, वो अनुनासिक या नासिक का मतलब हो गया नाक के द्वारा जिनका उच्चारण हो, नाक के द्वारा उच्चारित, नेजल साउंड वाले, है ना। तो इसमें आ जाएंगे प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर। प्रत्येक वर्ग, जो 5 वर्ग आपने देखा अभी, प्रत्येक वर्ग के कितने अक्षर? कौन से अक्षर? पांचवें वाले, पांचवें वर्ण या अक्षर। मतलब इसका क्या हुआ? क वर्ग का कौन सा हो गया? अंगा हो गया। च वर्ग का कौन सा हो गया? इया हो गया। ट वर्ग का कौन सा हो गया? ण हो गया। त वर्ग का कौन सा हो गया? न हो गया। और प वर्ग का कौन सा हो गया? म हो गया। ये जो 5 है, इनको हम क्या बोलते हैं? पांचों वर्ग के पांचवें अक्षरों को हम बोलते हैं नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन बोलेंगे इनको। ठीक, तो ये आपका हो गया मोर देन इनफ। फिलहाल वर्णमाला पे, ठीक है, वर्णमाला पे ये आपका मोर देन इनफ हो गया। अब संधि का जहां तक है प्रश्न, तो एक दो बार संधि विच्छेद या कुछ पूछ देता है पैराग्राफ से कोई वर्ड उठा के, मोटा मोटी उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि ही पूछता है, तो उसको भी मैं उदाहरण से करा देता हूं आपको। ये हो गया हो तो बता दीजिए एक बार जल्दी से कि हाँ हो गया हमारा। इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने 2 शब्द पढ़े होंगे। देखो, एक पढ़ा होगा आपने स्वनिम के बारे में, एक पढ़ा होगा आपने रूपिम के बारे में। ये पेडागोजी में कई बार पूछ देता है, लेकिन आपको टर्म्स पता नहीं होते, और हिंदी में जो प्रश्न आएंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड तो होंगे नहीं, हिंदी वाला हिंदी में ही होगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही होगा। तो खाली उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम फोनिम्स, इसको क्या बोलते हैं? फोनिम्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं मॉर्फिम्स, मॉर्फिम्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा अपना, मॉर्फिम की गलत होगी तो। फोनिम्स का मतलब क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, और इसका मतलब होता है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड विच इज मीनिंगफुल। यानी कि आप कह सकते हो कि सार्थक शब्द की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाएगी? हमारी मॉर्फिम कहलाएगी, यानी कि रूपिम कहलाएगी। ये लिखित रूप हो गया। ये क्या हो गया? देखो, किसी शब्द का लिखित रूप हो गया, ये लिखित रूप हो गया किसी भी शब्द का। और ये क्या हो गया? इसका किसी भी स्वर का उच्चारण वाला रूप हो गया, यानी कि ध्वनि रूप हो गया, है ना।
ध्वनि रूप हो गया, किसी शब्द का ध्वनि रूप, यानी कि साउंड फॉर्म में जब वो शब्द बोला जाएगा तब। तो इसको हम बोलेंगे कि ध्वनियों की ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई। शब्द कोई भी है उसमें ध्वनियों की छोटी इकाई क्या है? जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो हमने लिखा कैट, हमने लिखा कैट, अब इसको उच्चारण क्या कर रहे हैं हम लोग? कैट, क ए ट नहीं बोल रहे ना, क एट नहीं बोल रहे, कैट बोल रहे हैं। तो इसमें जो अगर फोनिम्स की बात होगी तो कितने फोनिम्स हो रहे हैं? सिर्फ दो फोनिम्स हो रहे हैं, एक तो कै की ध्वनि आ रही है, दूसरी ट की ध्वनि आ रही है। तो फोनिम्स कितने हो रहे हैं? एक और दो, सिर्फ दो ही हो रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर अंग्रेजी वाले इस चीज को हम देखेंगे तो इसके रूपिम में अगर हम देखेंगे इसको, अगर यहीं पे हम इसको रूपिम में देखेंगे तो ये कंप्लीट कब बनेगा? जब तीनों लेटर्स लिखे जाएंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि भाई कैट में फोनिम्स कितने हैं, तो दो बोलेंगे, लेकिन रूपिम पूछेगा कितने लेटर्स हैं जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं छोटा से छोटा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? तीन रूपिम बोलेंगे, है ना, तीन मॉर्फिम्स बोलेंगे। तीन लेटर्स हैं जो कि एक वर्ड बना रहे हैं, तो तीन से छोटा करेंगे तो वर्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे हम साउंड दो ही यूज कर रहे हैं, क और ट, क्योंकि क और ए का साउंड ज्वाइंट होके एक हो गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा स्वनिम और रूपिम के बारे में। अब लास्ट टॉपिक है संधि। उसको समझा देता हूं थोड़ा सा उदाहरण से। संधि में आपको पता है कि संधि कहते किसको है? दो अक्षरों या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तनों को, है ना, मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि किसको कहेंगे हम लोग? दो अक्षरों या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को। जबकि समास जो हमने पढ़ा था, समास में दो शब्द मिलते हैं, तो ध्यान यही रखना है कि समास दो शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं, और संधि में क्या होता है? दो अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो उनमें जो चेंज आता है उस चेंज को हम संधि कहेंगे। अगर चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब संधि नहीं हो रही, फिर संयोग हो रहा है ना। तो संधि और संयोग दो टर्म्स हैं। संयोग होता है जहां पे दो अक्षर मिलते हैं लेकिन कोई चेंज नहीं आता उनके साउंड में या उनकी स्पेलिंग में, वर्तनी में। और संधि होगा जहां दो अक्षर या वर्ण मिलेंगे तो उनके मिलने से उनके साउंड में भी, उनके उच्चारण में भी और उनकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग में भी, रिटन फॉर्म में भी चेंज आ जाएगा, है ना। तो उनको संधि कहेंगे। तीन प्रकार की होती हैं संधियां, आपको पता है। एक तो स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वर संधि कब होती है? देखो, मेन बात कर रहे हैं हम लोग। स्वर संधि होगी जब जो दो अक्षर मिलने वाले हैं ना, ये दोनों स्वर हो, यानी कि स्वर अक्षर हो यहाँ पे भी और स्वर अक्षर हो यहाँ पे भी, और इसके बाद कोई चेंज हो रहा हो तो उसमें होगी स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होगी? मिलने वाले जो स्वर अक्षर होंगे, पहला अक्षर व्यंजन होना जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अक्षर जो है वो स्वर भी हो सकता है या फिर व्यंजन भी हो सकता है। तो पहला अक्षर जरूरी है कि व्यंजन ही हो, दूसरा अक्षर स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो विसर्ग संधि है इसके लिए क्या कंडीशन है? विसर्ग संधि के लिए, इसके लिए जरूरी है देखो कि पहला अक्षर जो है वो विसर्ग होना जरूरी है, दूसरा अक्षर जो होगा वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ये कंडीशंस हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहां पे हमने लिखा अति जमा अंत। अब आपको क्या दिख रहा है? ये जो टी दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि टी जो दिख रहा है दरअसल ये क्या था? पहले ये व्यंजन त रहा होगा, फिर उसमें क्या जुड़ा होगा? छोटी ई की मात्रा, तब तो ये टी बना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे आखिरी अक्षर कौन सा है? ई है जो जुड़ रहा है ना। आखिरी अक्षर इसमें टी में ई है, और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? देखो अ आ रहा है, अन।
तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही स्वर हैं, ये दोनों ही क्या हैं, देखो स्वर हैं। तो संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, स्वर संधि बनेगा। क्या यहाँ अत्यंत बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी आप देख रहे हो संधि क्या होगी, कौन सी संधि होगी, तो ये स्वर होगी, क्योंकि दोनों अक्षर क्या है, स्वर हैं, ई भी और अंग भी। इसी तरीके से जैसे मान लो एक और उदाहरण ले स्वर संधि का हम लोग, जैसे लिखा जाए अगर विद्या जमा आलय। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये द्या जो है इसमें दरअसल लास्ट में क्या है, आ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी स्वर जुड़ा होता है उसकी मात्रा उसमें लगी होती है। यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है, इसका मतलब छोटी ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आ की मात्रा है, इसका मतलब आ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या है, फिर आ है। अब आ और आ दोनों क्या है, स्वर है या नहीं है, दोनों ही स्वर हैं, तो इसलिए इसमें भी क्या है, स्वर संधि है। व्यंजन संधि में पहला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सत जमा हमने लिखा चरित्र। अब ये क्या हो गया, पहला अक्षर क्या हो गया इसका, ये हलंत के साथ आ गया, इसका मतलब ये क्या है, व्यंजन है ना। और दूसरा अक्षर भी क्या है, च है, च यानी कि व्यंजन ही है। तो पहला भी अक्षर व्यंजन हो गया और दूसरा अक्षर भी यहाँ पे क्या है, व्यंजन ही है। तो व्यंजन और व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि हो रही है ना। अब इसका हो क्या जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा, वो परिवर्तन हो गया देखो, इसलिए इसको हम व्यंजन संधि में रख रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन हो गया। सत से त जो है च बन गया, सच्चरित्र। अब एक और उदाहरण देखो इसका, जहां पे स्वर आता है व्यंजन के बाद, जैसे हमने कहा सत जमा आचार। अब ये क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तन आ गया। लेकिन यहाँ पे ये पहला अक्षर जो त था वो व्यंजन था, और दूसरा अक्षर क्या था, स्वर था। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आया पहले वाले एग्जाम्पल में, तो भी व्यंजन संधि हुई, सच्चरित्र हो गया। सत जमा चरित्र के बाद त और च मिलके दोनों व्यंजन ही व्यंजन मिले और सच्चरित्र हो गया, तो भी व्यंजन संधि है। दूसरे में क्या देखा हमने, त व्यंजन है और उसके बाद क्या आ रहा है, स्वर, कौन सा, आ। तो सत जमा आचार मिलके क्या हो जा रहा है, सदाचार। तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि हो रही है, क्योंकि पहला अक्षर व्यंजन होना जरूरी है, दूसरा भले ही व्यंजन या स्वर हो सकता है। विसर्ग में देख लेते हैं इसी तरीके से, जैसे देखो यशः जमा धरा। अब हमें क्या दिख रहा है, ये पहला अक्षर हो गया विसर्ग, और इसके बाद जो आया वो क्या आया, ध आया। ध क्या है, व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया तो क्या हुआ, विसर्ग संधि हुई। इसका हो क्या जाएगा, यशोधरा हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा, है ना, यशोधरा। ठीक। और विसर्ग व्यंजन की जहां तक बात है, ये समझ आ गई पहली। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं जहां पे स्वर आ जाएगा, जैसे मान लो हमने यहां लिखा निह जमा आशा। अब आपको क्या दिख रहा है, विसर्ग के बाद आ स्वर दिख रहा है, हो क्या गया, ये निराशा। तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का कंडीशन ये है कि पहला अक्षर भी विसर्ग होना चाहिए, चाहे दूसरा अक्षर कभी व्यंजन हो सकता है, कभी स्वर हो सकता है। जैसे पहले वाले उदाहरण में यशः जमा धरा, या मनः जमा रथ, मनोरथ, मनः जमा योग, मनोयोग, यशः जमा धरा, यशोधरा। इन सब में क्या हो रहा है कि विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहे हैं, और विसर्ग जो है वो उसी व्यंजन में ओ की मात्रा के रूप में बदल जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी संधि हो रही है, कौन सी, विसर्ग संधि। और निह जमा आशा में क्या हो रहा है कि भाई विसर्ग के बाद स्वर आ गया आ, और संधि हो गई कौन सी, विसर्ग संधि। क्यों, क्योंकि निह जमा आशा मिलकर निराशा बन गया, निह जमा रोग मिलकर निरोग बन जाएगा, निह जमा दोष मिलकर निर्दोष बन जाएगा। तो इन सब में जो विसर्ग है वो र बन जा रहा है, कहने का मतलब। तो फिलहाल तो मोटा मोटी क्लासिफिकेशन ये आपको समझनी है, ठीक है। लाइव में मुझे नहीं लग रहा बच्चे ज्यादा हैं अभी इस समय, तो अब इतना ही मैं अभी आपको समझा के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा फिर आप एक साथ देखोगे इसको। तो दो क्लासेस छोटी छोटी और मैं डाल देता हूँ रिकॉर्ड करके अभी अलग से, है ना, ताकि आप उसको दो हिस्से में देखोगे तो आपको समझ आएगा। अभी के लिए, आज के लिए ये बहुत सारा कंटेंट हो गया। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे होते सारे बच्चे तब तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी लाइव में बच्चे हैं नहीं ज्यादा। ठीक है, अपनी तैयारी आप अपने हिसाब से कर रहे हो इस समय, वो आपकी स्वतंत्रता भी है और आपको करना भी वैसे ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं हिंदी सीटेट के लिए। फिलहाल आपको मोटा मोटी संधि के तीन प्रकार जो है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इनको पहचानना आ जाएगा इसके आधार पे। अब स्वर संधि के जो भेद हैं वो आपको समझने हैं, और कुछ उदाहरण विसर्ग और व्यंजन के और देखने हैं। तो स्वर संधि के जो भेद हैं देखो, वो कौन कौन से हैं। स्वर संधि के अगर हम भेद की बात करें तो आपको पता है कि 5 तरीके से इसको हम बांट कर पढ़ते हैं।
एक हो जाता है हमारा दीर्घ स्वर संधि, एक हो जाता है गुण स्वर संधि, एक हो जाता है यण स्वर संधि, एक हो जाता है हमारा वृद्ध अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, और एक हो जाता है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इस तरीके से 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, समान स्वर मिलकर जो है, जैसे एक तो अ अथवा आ के बाद पुनः अगर अ अथवा आ जाए, समान स्वर हो गए ये। अ के बाद आ जाए, चाहे अ के बाद आ जाए, चाहे आ के बाद आ जाए, चाहे आ के बाद आ जाए, किसी भी कंडीशन में ये हमेशा क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। इसी तरीके से ई का नियम भी है, ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बाद फिर से चाहे छोटी चाहे बड़ी में से कोई भी आ जाएगा, हमेशा ये बड़ी ई में ही रूपांतरित होगा, कन्वर्ट होगा। ऊ का भी नियम इसी तरीके से है, ये हमेशा क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा। गुण स्वर संधि में 3 नियम क्या होते हैं देखो, इसमें हो जाएंगे अ अथवा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई अगर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। उसी तरीके से अ अथवा आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ आ गया तो क्या बन जाता है, ये ओ बन जाता है। अ अथवा आ के बाद री आ गया तो ये क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ये 3 हो गए गुण स्वर संधि के अंदर। यण स्वर संधि में भी 3 नियम इसी तरीके से फॉलो होंगे। ये कौन कौन से होंगे देखो, यण स्वर संधि में नियम पहला हो जाएगा आपका इसमें अगर ई के बाद, छोटी ई चाहे बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, असमान का मतलब कि ई को छोड़ के कोई दूसरा आ गया, असमान स्वर आ गया, जैसे यहाँ पे हो रहा था आ के बाद ऊ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं खाली यही 2 में से आएंगे कोई। ई इधर होना चाहिए, छोटी ई या बड़ी ई, इधर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए असमान स्वर बोलेंगे, जो ई के अलावा हो, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो ई जो है ये ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे ई या बड़ी ई जो भी होगा उसकी जगह पे, दोनों की जगह पे नहीं, अभी तक जो देखा आपने ऊपर उनमें दोनों की जगह पे ये परिवर्तन आ रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई वाला जो स्थान है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा हलंत के साथ, क्योंकि व्यंजन बन रहा है वो, तो य हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा नियम देखो इसका, छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई असमान स्वर अगर आ गया तो यहाँ पे छोटे ऊ या बड़े ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह व्यंजन हो जाएगा। तीसरा इसी तरीके से है इसका देखो, अगर री के बाद, री तो आपको पता है कि भी छोटा ही होता है खाली, अगर कोई भी असमान स्वर आ गया री के बाद तो ये क्या हो जाएगा, री, री के स्थान पे क्या हो जाएगा, री के स्थान पे र हो जाएगा, र व्यंजन। तो य र व आपको देखने लिया, और ल भी बनता है इसी से, लेकिन संस्कृत में हम पढ़ते हैं क्योंकि वहां पे री शब्द भी होता है स्वर के रूप में, लेकिन यहाँ पे री जो है स्वर के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है, उसको ल में री की मात्रा जोड़ के बन जाता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अयादि स्वर संधि में भी देख लेते हैं, और वृद्धि स्वर संधि में, तो वृद्धि में क्या है पहले देख लो। वृद्धि स्वर संधि में एक नियम होगा आपका, जैसे अ अथवा आ के बाद अगर ए या अ में से कोई भी आएगा तो हमेशा अ ही रहेगा, है ना। और इसी तरीके से अ अथवा आ के बाद अगर ओ या औ आया कोई भी, दोनों में से, तो ये हमेशा औ बनता है। अयादि में क्या है, अयादि में आप देखो यह की तरह चलता है ये, इसमें क्या होगा कि अगर ए के बाद, है ना, ए या ए के बाद, तो अलग अलग देख लेते हैं। ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आ गया, असमान स्वर आ गया तो ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे अय बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरा, अय के बाद अगर कोई असमान स्वर आ गया तो यहाँ पे अय क्या बन जाएगा, अय जो है आय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा देखिए, ओ के स्थान पर अगर कोई असमान स्वर आ गया ओ के बाद, तो ओ के स्थान पर क्या बन जाता है, आ वो बन जाता है
और अगर इसी तरीके से चौथा देखिए, औ के स्थान पे, ओ के बाद औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो औ की जगह क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ये 5 नियम इसके आपको ध्यान रखने हैं। तो एक बार देख लीजिएगा इसको। फिलहाल फास्ट ट्रैक पे मैंने खाली नियम नियम लिख दिया है, उदाहरण और इसके उदाहरण भी सबके एक एक करके डिटेल में, और साथ में आपके जो व्यंजन और विसर्ग संधि के कुछ और उदाहरण हैं, इसकी क्लासेस में अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप इसको दिन में रात में जब आपको टाइम मिले, आज में कल में, आपके पेपर के पहले जो भी समय आपके पास बच रहा है। 16 को तो अभी तक किसी बच्चे ने बताया नहीं कि भाई हमारा पेपर है। जिन भी बच्चों का मैसेज आया 20 के बाद ही का आया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो भाई 20 के बाद ही पेपर आप लोगों के पढ़ रहे हैं। शायद किसी बच्चे का 18 को बताया था, वो भी यूट्यूब पे बच्चा है, वो पेड बैच का तो नहीं है। तो अगर किसी का उसके पहले पेपर है तो पहले देख लीजिए, नहीं तो फिर अपनी पहले तैयारी जो कर रहे हो आप लोग उसको कर लो, फिर इसको देखो, है ना। और पेडागोजी की जो क्लासेस मैंने अपलोड की थी वो आपने देखी ही होंगी, साथ में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के भी और कॉम्प्रिहेंशन के भी, वो जरूर आपने देखे होंगे। नहीं देखा होगा किसी ने तो उसको जरूर 2-3 वीडियोस, कम से कम 2-3-4 क्लासेस का डिस्कशन जरूर सुन लीजिए, उससे बहुत मदद मिलेगी। उसका आप तुलना ही नहीं कर सकते कि कितनी मदद मिलेगी पेपर सॉल्व करने में, अगर वो 4 पेपर भी आपने अच्छे से देख लिया वीडियो डिस्कशन वाला, है ना। और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मैं फिर से लिंक शेयर कर देता हूँ यूट्यूब चैनल का अपने, जहाँ पे कि जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का ही लिंक शेयर कर देता हूँ, बल्कि आप कहोगे तो एक सेकंड दो मुझे। सीटेट वाली जो प्लेलिस्ट है उसी का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अभी लाइव कमेंट में तो है, बाद में जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको गूगल पे जाके, मतलब यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके सीजीएस कोचिंग यूट्यूब सर्च करना है, या यूट्यूब पे जाके सीजीएस कोचिंग सर्च करना है, और सीजीएस कोचिंग का जो ऑफिशियल चैनल होगा उस पर आप देखोगे 1,40,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। वो वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और उसमें जाके नीचे प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, क्लिक करोगे प्लेलिस्ट में, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका नाम होगा सीटेट 2021-22। ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अलग ग्रुप बना हुआ है, उसमें देख रहा हूं मैं, और उसी में आपको ये सारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप एक बार जाके सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे सीजीएस कोचिंग, उसमें जो भी आपको लेटेस्ट वीडियोस में देखोगे तो भी मिल जाएगा। अगर प्ले लिस्ट नहीं भी देखते रहे हो आप, तो लेटेस्ट वीडियो देखना आप वीडियोस में जाके या लाइव में जाके, तो उसमें आपको पीछे की जो क्लासेस हैं अभी हिंदी की जो मैंने इस बार कराई हैं, और सीडी की भी, ईवीएस की भी हैं, एसएसटी की भी हैं, और मैथ की पेडागोजी की भी हैं, वो डिस्कशंस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। संधि का टॉपिक जहां तक रह गया आपका, और डिटेल में समझने के लिए मैं वीडियोस अपलोड करा दूंगा, जिसकी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से पढ़ लेगा। नहीं भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा है तो बहुत नुकसान इससे नहीं होगा, है ना। अगर आपका समय बच रहा है अपने रिवीजन के बाद तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, आज ही अपलोड करवा दूंगा इसके आगे का जो डिस्कशन है डिटेल्ड। ठीक है, तो हिंदी की क्लास आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। पेपर्स जरूर डिस्कशन देख लीजिए, आप पेपर डिस्कशन जरूर देख लीजिएगा। आप कहोगे तो मैं उसकी प्लेलिस्ट जो है आपके कोर्स में भी ऐड करवा दूंगा, हालांकि टाइम है नहीं ज़्यादा उसका। तो हर क्लास में मैं बोलते भी गया हूँ कि भाई आपकी क्लास यूट्यूब पे होती है शाम को 8:30 बजे से सुबह 10:30 बजे से, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा आई होप। इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते थे आपको, है ना।
बाकी तैयारी अच्छी है आप लोगों की, बस इसको कायदे से समराइज करिए, समराइज करके अच्छे से पेपर दीजिए, पेपर देके जल्दी जल्दी से बताइए कि किसके कितने कितने स्कोर आए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। इसके आगे की तैयारी केवीएस की और डीएसएसबी की या सुपर टेट यूपी की जो भी आपको करनी है, उसके लिए नए बैचेस भी हमारे सीटेट की परीक्षा के दौरान ही शुरू हो रहे हैं। मतलब मान के चलो कि 20-22 दिसंबर तक एडमिशन चलेंगे और 25 तारीख के बाद बैचेस शुरू होंगे। न्यू ईयर से ही मान लो आप, तो अगर आप चाहो तो उसमें पेपर आपका अच्छा जाता है तो आप एनरोल करके आगे की तैयारी स्टार्ट करो। सीटेट में अगर कुछ आगे सपोर्ट चाहिए होगा तो वो हम लगातार आपको देते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वैसे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए अगर आपने ठीक से फॉलो किया है पूरी क्लासेस को, और जो प्रीवियस ईयर डिस्कशंस हुए हैं यूट्यूब पे उसको, तो आपको दोबारा सीटेट की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। अगर बाई चांस किसी को पड़ती है क्योंकि घर पे तैयारी नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ने का समय ज़्यादा नहीं मिल रहा है, या छूट गई क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, तो उसके लिए आप जो है हमारे से जुड़े रहेंगे, सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है? और आगे की तैयारी के लिए केवीएस, डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिसका जो भी है, उसके लिए आप जो है संपर्क करके, और कॉन्टैक्ट नंबर्स जो होते हैं वेबसाइट पे दिए होते हैं, कॉल करके एडमिशन एनरोल कर सकते हो आप अपने आप को पेपर देने के तुरंत बाद, ताकि आपकी क्लासेस वहाँ पे भी डे 1 से शुरू हो, मिस ना हो बिल्कुल भी। ठीक है? बाकी बीएड वगैरह के लिए कोई बच्चा है अगर करना चाह रहा है बीएड, या एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहा है डीयू की, आईपीयू की, तो वो भी हमें संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैचेज वीडियो लाइव बैचेज शुरू हो रहे हैं बीएड के लिए भी। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। जीटीबी नगर सेंटर भी ओपन हो चुका है, वहाँ भी बैच शुरू हो रहे हैं।